हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस जिज्ञासा पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, आज आपके साथ हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बिना परीक्षा अधूरी रहती है, उस टॉपिक का नाम होता है प्रीपोजिशन। और इसी प्रीपोजिशन टॉपिक के साथ आज हम प्रेजेंट हुए हैं आपके समक्ष, और इसके बारे में क्या क्या खासियत है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर जो प्रीपोजिशन चैप्टर को हम समझना चाहते हैं, सबसे पहली चीज कि प्रीपोजिशन का अर्थ समझना होगा। प्रीपोजिशन की हिंदी होती है परसर्ग। प्रीपोजिशन की हिंदी परसर्ग। इस बात से भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या है। आइए, प्रीपोजिशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करें, इसमें प्री प्लस पोजीशन में, तो प्री का अर्थ आप सभी समझते हैं कि होता है पहला या पहले का या पूर्व का, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या अवस्था। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, किस स्थिति का है, टाइम डिनोटिंग है, प्लेस डिनोटिंग है, या संबंध डिनोटिंग है, किसी भी तरीके का जो है वर्ड है, उसके लिए हम प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग करते हैं। और प्रीपोजिशन स्पेशली मैं अगर जो बात करूं तो आपके सामने जो लिखे हुए बोर्ड पर हैं ये होते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो सारे प्रीपोजिशन के बारे में बात हो जाएगी। जैसे मैं आपके सामने जो लिखे हुए प्रीपोजिशन उनके बारे में बात करूं तो एट, इन, ऑन, बिसाइड, बिसाइड्स, फॉर, सिंस, थ्रू, अक्रॉस, ओवर, with, by, into, in, within, between, among us, etc. It means ये आपके सामने, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। चलिए, एक एक करके सभी के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे एट और इन। सबसे पहले हमारी हेडिंग है एट और इन। आइए समझते हैं एट और इन को। ध्यान दीजिए, एट और इन दोनों का प्रयोग हम स्थान बताने के लिए करते हैं, यानी स्थान से संबंधित शब्दों को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट और इन का। अब स्थान संबंधित चीजों के लिए एट और इन का प्रयोग करेंगे, बट कहां पर एट का प्रयोग होगा और कहां पर इन का प्रयोग होगा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, छोटे शहर, गांव, कस्बे आदि से पहले आपको एट का प्रयोग करना है। क्या लगाओगे आप, एट लगाओगे। इसके साथ साथ जैसे बड़े शहर, देश, महाद्वीप, या कोई राज्य है या राजधानी है, इन सभी से पहले आपका प्रयोग करना है इन, और इन सभी से पहले किसको प्रयोग करना है भाई, एट को। ध्यान रहे कि जब किसी छोटे शहर, गांव, कस्बे या मोहल्ले का नाम आएगा तो आप किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एट का प्रयोग। और जब किसी बड़े शहर, देश, महाद्वीप, राज्य या राजधानी का नाम आएगा तो आप किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग। अब इन दोनों चीजों में आपको यह समझ में नहीं आता है कि छोटे शहरों में कौन से शहर आते हैं और बड़े शहरों में कौन से शहर आते हैं। तो मेरे भाई, छोटे शहरों का मतलब ये होता है कि वे शहर जैसे जो जिले के स्तर पर शहर माने जाते हैं उन्हें हम छोटे शहर की सूची में रखते हैं, और वे शहर जो भले ही जिला हो सकते हैं लेकिन बड़े स्तर पर होते हैं उन्हें हम बड़े शहरों की सूची में रखते हैं। जैसे कानपुर है तो एक जिला, बट उसके साथ साथ ये एक बड़ा शहर भी है। तो ऐसे शहर जो बड़े शहर हैं उनके अंतर्गत रखे जाएंगे, और जो छोटे शहर हैं जैसे किसी भी जिले का नाम, जैसे हरियाणा का पानीपत, उत्तर प्रदेश का बलिया, ठीक, ऐसे किसी भी प्रदेश के जिले हैं तो वो छोटे शहरों के अंतर्गत लिए जाते हैं।
आइए समझते हैं बात को। आपको बताया गया छोटे शहर, गांव, कस्बे या मोहल्ले के पहले किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए आपसे he lives at रायबरेली। अब ध्यान दीजिए, रायबरेली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, छोटा शहर है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करोगे आप? एट का प्रयोग करोगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर जो कहा जाए he lives in लखनऊ, ये बात आपकी सही होगी या गलत होगी? तो बिल्कुल सही है। लखनऊ एक राजधानी क्षेत्र भी है और बड़ा शहर भी है, जिसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया आपने? इनका। रायबरेली एक छोटा शहर है, इसके लिए आप इसके पहले आपने किसका प्रयोग किया? एट का प्रयोग किया। अब अगर जो हम कहें कि राधा एंड सुमन आर लिविंग इन मुंबई, बोलिए बात सही है गलत है? तो राधा एंड सुमन आर लिविंग इन मुंबई, इसका मतलब मुंबई जो है बड़ा शहर है और राजधानी क्षेत्र भी है, इसके पहले आपने किसका प्रयोग किया? इनका, जो बात सही थी। अब अगर जो कुछ ऐसा शब्द हम ले लें, कोई ऐसा नाउन ले लें जो बड़े शहरों के अंतर्गत ना आता हो, तो उसके पहले आप इसका प्रयोग करोगे? एट का प्रयोग करोगे। और जो शहर बड़े हैं, ठीक, या किसी देश का नाम आता है, तो उसके पहले किसका प्रयोग करोगे आप? इनका प्रयोग करोगे। चलिए दूसरी बात हम ये समझते हैं कि ही के साथ लिव्ड का प्रयोग, और अगर जो कोई हम प्लूरल नाउन ले लें तो उसके साथ, जैसे हम यहीं पर कह दें राधा एंड सुमन लिव्स इन कानपुर। तो ध्यान दीजिए, राधा एंड सुमन, हमारा जो नाउन है वो कैसा हुआ? प्लूरल, क्योंकि जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल माने जाते हैं। पहला नाउन हमारा राधा है, दूसरा नाउन कौन सा है? सुमन है। तो इनके साथ हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी नाउन प्लूरल होता है और उसे हम प्लूरल बनाते हैं, उसी प्रकार से कोई वर्ब सिंगुलर होती है और उसे हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आप देखिए तो गो, ईट, वॉक, ये सभी वर्ड क्या हैं? तो ये सभी के सभी वर्ड आपके वर्ब हैं। अब गो को अगर जो आपको सिंगुलर बनाना तो क्या बनेगा भाई? गो का सिंगुलर गोज। ईट का क्या बनेगा? ईट्स। उसी प्रकार वॉक का क्या बनेगा? वॉक्स। तो आप ये समझ के चलिए कि कोई भी नाउन अपने आप में कोई भी नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल बनाना पड़ता है, और कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो इंग्लिश का नियम कहता है, ग्रामर का नियम कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहां पर प्लूरल वर्ब क्या होगी? लिव होगा, ना कि लिव्ड होगा। अब जाकर के बात सही हुई कि राधा एंड सुमन लिव इन कानपुर। ओके, चलिए अगले रूल की बात करते हैं हम। ध्यान दीजिए, अब अगर जो हम बात करें कि मान लीजिए कि एक ही सेंटेंस में हमारे देश का नाम आता है, उसी सेंटेंस में हमारे किसी प्रदेश का नाम आता है,
उसी सेंटेंस में हमारे महाद्वीप का नाम आता है, तीनों एक साथ आ जाएंगे तो किसके साथ हम इन का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में एक ही साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे नाउन आते हैं जिनके पहले सभी के पहले हम इन लगा रहे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़े नाउन के पहले आपको इन का प्रयोग करना है, बाकी सभी नाउन के पहले आपको एट का प्रयोग करना है। आइए एक एग्जांपल के तहत इस बात को समझा जाए। जैसे हमने कहा सी लिव्स ध्यान दीजिए, सी लिव्स डैश कानपुर डैश उत्तर प्रदेश डैश इंडिया। अब आपको रूल बताया गया कि कानपुर जैसे बड़े शहरों के लिए आप इनका प्रयोग करोगे, किसी राज्य का नाम आता है तो उसके पहले आप इनका प्रयोग करोगे, और किसी देश का नाम आता है तो उसके पहले आप इनका प्रयोग करोगे। लेकिन अगर जो ये सारी चीजें एक ही सेंटेंस में आई हुई हो तो सबसे बड़े वाले से पहले आपको इनका प्रयोग करना है, बाकी सभी से पहले आपको एट का प्रयोग करना है। तो इंडिया से पहले क्या लग जाएगा भाई, इन लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। कानपुर के पहले क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। तो सही क्या बनेगा, सी लिव्स एट कानपुर एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। बात समझ में आई। और अगर जो इसी के पहले हम और जोड़ दें कि एशिया, तब फिर इंडिया के पहले भी एट का प्रयोग होगा, सिर्फ किसके पहले इनका प्रयोग होगा, एशिया के पहले इनका प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में सबसे बड़ा क्या होगा, एशिया होगा। तो एशिया के पहले आप इनका प्रयोग करोगे, बाकी बचे हुए जितने भी नाउन है आपके सभी से पहले आपको एट का प्रयोग करना होगा। इस चीज को आपको समझना है। एक एग्जांपल और समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगला एग्जांपल है हमारा, रोहन लिव्स डैश पानीपत डैश हरियाणा डैश इंडिया डैश एशिया। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं तो एशिया सबसे बड़ा है भाई। ये आपका जिला हुआ, ये आपका राज्य हुआ, ये आपका देश हुआ, और ये आपका महाद्वीप हुआ। तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा क्या होगा आपके लिए, महाद्वीप। तो महाद्वीप के नाम से पहले आप इनका प्रयोग करोगे। इंडिया से पहले आपका एट आएगा, हरियाणा से पहले आपका एट आएगा, पानीपत से पहले आपका एट आएगा। तो क्या सही होगा, रोहन लिव्स एट पानीपत एट हरियाणा एट इंडिया इन एशिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं भाई। ध्यान दीजिए, गांव या शहर, गांव के नाम के पहले आपको पता है कि आप एट का प्रयोग करते हो, लेकिन फिर से आप बात को समझिए। अगर आपको कहा जाए कि किसी गांव का नाम दिया जाए, जैसे मान लीजिए कहा गया कि विजयवाड़ा, किसी गांव का नाम विजयवाड़ा हो, अगर ठीक किसी गांव का नाम उरई हो, ठीक किसी गांव का नाम कुछ भी हो, तो उन गांव के नाम के पहले आपको एट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर किसी गांव का नाम ना दिया जाए, सिर्फ गांव कहा जाए, जैसे हमने कहा कि वह उरई गांव में रहता है,
ठीक, तो यहाँ पर उरई गांव का नाम दिया गया, लेकिन अगर जो ये सिर्फ कहा जाए कि वह गांव में रहता है तो दोनों चीजों में अंतर है। पहली चीज में, पहली बात में आपको गांव का नाम दिया गया और दूसरी बात में आपको गांव का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, गांव कहा गया। तो जब आपको गांव का नाम दिया जाएगा तो आप एट का प्रयोग करोगे, और अगर जो गांव का नाम नहीं दिया जाएगा तो आप इनका प्रयोग करोगे। चलिए समझिए बात को। जैसे गांव या शहर का नाम दिया जाएगा तो आप किसका प्रयोग करोगे, एट का। ठीक, कब, जब नाम दिया होगा, और जब नाम नहीं दिया होगा, ठीक, तो फिर किसका प्रयोग करोगे, आप इनका प्रयोग करोगे। इनका प्रयोग कब करोगे, जब नाम नहीं दिया होगा, और एट का प्रयोग करोगे कब, जब नाम दिया होगा। अब एग्जांपल के तहत इस बात को समझा जाए। जैसे कोई एग्जांपल है, he lives dash कठारपुर, he lives dash कठारपुर। अब ये कठारपुर किसका नाम है, गांव का नाम है। अगर जो गांव का नाम विद्यमान है, दिया गया है, तो आप किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। बट अगर ये कहा जाए सीलू लिव्स डैश विलेज, तो सीलू लिव्स डैश अ विलेज, इस कंडीशन में आप क्या भरेंगे, इन भरेंगे। आप बात को समझिए, यहां सिर्फ क्या दिया गया था, यहां गांव का नाम था, यहां क्या है, यहां गांव है, मतलब उसका नाम नहीं दिया गया। तो जब गांव का नाम नहीं दिया जाएगा तो उसके पहले आप इनका प्रयोग करोगे, और गांव का नाम दिया जाएगा तो उसके पहले आप एट का प्रयोग करोगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर गांव का नाम दिया जाएगा तो आप किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे, और अगर गांव का नाम नहीं दिया जाएगा तो किसका प्रयोग करोगे, इनका प्रयोग करोगे। चलिए आगे समझते हैं अगली बात को। अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल है हमारा, एट का प्रयोग कीमत, दर और चाल को बताने के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग कीमत, दर और चाल को बताने के लिए किया जाता है। इस बात का क्या मतलब है, पहली चीज आप कीमत समझिए। कीमत का मतलब है क्या, दर का क्या मतलब है, और चाल का क्या मतलब होता है। तो पहले चाल को समझा जाए। चाल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे चाल आप मीटर पर सेकंड में पहले निकालते हैं, दूसरी किलोमीटर प्रति घंटे में निकालते हैं। ठीक, जनरली दो ही चीजें प्रसिद्ध हैं चाल की कंडीशन में, या तो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। तो जैसे आपसे कहा जाता है कि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाती है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो इस कंडीशन में ये जो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, वह 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है। तो 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ही क्या है, उसकी चाल को दर्शा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दर क्या होती है, जैसे आपने कभी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स के पोर्शन में। तो मैथ्स के पोर्शन में आपको बताया जाता है कि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष, 10% छमाही, 10% तिमाही, 5% सालाना, जो भी चीजें बताई जाती हैं वो क्या दर्शाती हैं, दर दर्शाती हैं। कीमत, कीमत का मतलब किसी भी चीज की एक फिक्स वैल्यू, जैसे मार्कर कितने रुपए का, पेन कितने रुपए की, कॉपी कितने रुपए की, ठीक, जो भी चीजें हैं, मोबाइल कितने का, हर एक चीज किसकी, किसके बारे में बताता है, कीमत के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि आपने मार्कर कितने रुपए खरीदा, हमने कहा 20 रुपीज का।
तो 20 रुपीज क्या है, इसकी कीमत है। ठीक, तो कीमत, दर या चाल, इन चीजों को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, एट का प्रयोग करते हैं। आइए एक एक को एग्जांपल के तहत समझा जाए। चलिए 3 एग्जांपल है, समझिए। पहले में कहा गया राइस सेल एट ₹20 पर केजी। पहली चीज आप ये बताएं कि ये चीज सही है या गलत है। वर्ब और नाउन की कॉम्बिनेशन से आपको देखना है सही है या गलत है। तो भाई राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेल अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है। इसमें आप अगर जो एस जोड़ेंगे, सेल्स करेंगे तो ये सिंगुलर बनेगी। तो कोई भी नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइस सेल्स एट ₹20 पर केजी। ठीक, पर केजी क्या दर्शाता है, कीमत। ठीक, पर केजी क्या दर्शाता है, आपको कीमत दर्शाता है, कीमत बताता है पर केजी। तो बताया जा रहा चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे जाते हैं। अब इसी प्रकार से कहा जाए कि आटा 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। ठीक, मार्कर 10 रुपए प्रति के हिसाब से मिलता है। तो कोई भी चीज जिसकी एक फिक्स वैल्यू, फिक्स कीमत है, उस कीमत को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। आइए दूसरे एग्जांपल में समझते हैं हम। दूसरा एग्जांपल कह रहा है he lends money at 5% पर एनम। वह 5% प्रतिवर्ष की दर से पैसा उधार देता है। ठीक, तो 5%, 5%, यही क्या है, दर है। अगला कह रहा है he drives his car at 75 किलोमीटर पर आवर। वह अपनी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। तो पहले एग्जांपल में आपने क्या समझा, किस चीज के बारे में समझा, तो आपने पहले एग्जांपल में समझा कीमत के बारे में। दूसरे एग्जांपल में किस चीज के बारे में समझा, तो दूसरे एग्जांपल में समझा आपने दर के बारे में। तीसरे एग्जांपल में किस चीज के बारे में समझा आपने, तो तीसरे एग्जांपल में आपने समझा चाल के बारे में। तो तीनों एग्जांपल आपके हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि कीमत, दर, चाल, तीनों चीजों को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी कि कीमत, दर और चाल बताने के लिए कैसे हम एट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगली बात को समझते हैं। अगला रूल हमारा क्या कहता है, एट और इन का जो रूल होगा, अगला रूल क्या कहता है, आगे आप तीन चीजों को कंबाइन कर लीजिए, एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन। अब एट, इन और ऑन को एक जैसा कैसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑन के बारे में। ऑन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑन और एट दोनों के लिए हम पर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, बट दोनों पर में अंतर होता है। एक पर होता है, दूसरा होता है ऊपर। ठीक, पहला क्या होता है भाई, तो पहला होता है पर और दूसरा होता है ऊपर।
तो पर की जो इंग्लिश है वो होती है एट, और ऊपर की इंग्लिश क्या होती है, ऑन होती है। ठीक, ऑन का प्रयोग कैसे होता है, जब कोई चीज, ध्यान दीजिए ऐसे, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में रखी हो तो ऑन का प्रयोग होता है। क्या बताया गया, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में रखी हो, दोनों का फिजिकल टच हो, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब एट का प्रयोग पर के अर्थ में कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग हम पर के अर्थ में वहां करते हैं जहां हम ऊपर नहीं, किसी चीज के बगल में होते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो आपने कहा दरवाजे पर हैं, तो दरवाजे पर होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। दरवाजे पर का होने का अर्थ ये होता है दरवाजे के बगल में है, एट द साइड। ठीक, तो उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हैं, आपने कहा खिड़की पर हैं, तो खिड़की पर होने का मतलब पता ही नहीं है कि आप खिड़की पर खड़े होके बात कर रहे हैं, खिड़की पर आप खड़े हुए हैं। ठीक, आप खिड़की के बगल में हैं। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है का मतलब ये नहीं होता है कि रेलगाड़ी स्टेशन के ऊपर चढ़ चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है का मतलब होता है स्टेशन के बगल में आ चुकी है। आप ये बताते हो कि आप कहां पर हो, तो आप बताते हो कि हम छत पर हैं, तो आप छत के बगल में नहीं खड़े होते हो। छत पर का मतलब पर का अर्थ क्या होता है, छत के ऊपर है। ठीक, तो जब आपका सेंस हिंदी भाषा में चीजें गलत हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि हिंदी में आपको स्पष्ट शब्द समझ में नहीं आता कि किसका मतलब क्या है। पर का मतलब भी हम वही समझ लेते हैं और ऊपर का मतलब भी वही समझ लेते हैं, बट दोनों चीजों में अंतर है। जहां हम पर ऊपर के अर्थ में कर रहे हो, जहां हमारा फिजिकल टच होगा वह ऑन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हम पर का सेंस किस में लगा रहे होंगे, एट द साइड ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के बगल में, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, वह ऑन का प्रयोग कर सॉरी एट का प्रयोग करेंगे। बट जब हम किसी भी चीज के ऊपर होंगे तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ये सही है गलत है, तो सही होगा। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा होगा तो वो फिसका, उसके पैरों का फिजिकल टच छत के साथ बना हुआ होगा। तो आपको दोनों बात समझे आ गई होंगी कि एट का प्रयोग कहां होता है और ऑन का प्रयोग कहां होता है। चलिए एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे पुट योर बैग ऑन द टेबल। ठीक, अब अगर जो बैग टेबल पर रखा जाएगा तो बैग और टेबल का फिजिकल टच होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए यहां हम कौन सी प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑन रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपने कहा आई एम स्टैंडिंग ऑन द गेट, मैं गेट पर खड़ा हूं। इसका अर्थ क्या निकला कि आप गेट के ऊपर चढ़कर खड़े हैं। कहीं ऐसा सच होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्या होगा भाई, ऑन द गेट नहीं होगा, यहां क्या होगा भाई, यहां होगा एट द गेट। आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब मैं दरवाजे के बगल में खड़ा हूं। ठीक, दोनों चीजों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट समझिए, जैसे कहा जाए कि आई एम standing on my roof, I am standing on my roof, मैं अपनी छत पर खड़ा हूं। तो यहां पर का अर्थ ये नहीं होगा कि छत की बगल में, अन्यथा चले जाओगे कहां, नीचे। तो ऑन का अर्थ क्या होगा, यहां ऑन का अर्थ होगा ऊपर। तो आई एम स्टैंडिंग ऑन माई रूफ, मैं अपनी छत पर खड़ा हूं। तो ऑन और एट दोनों के प्रयोग में आपको अंतर समझ में आया होगा। चलिए ऑन का प्रयोग और कहां करते हैं तो समझ लिया जाए। ऑन, ठीक, ध्यान दीजिए, ऑन का प्रयोग कोई निश्चित दिन, तारीख या एक
सन के बारे में, एक तिथि के बारे में आप बात करते हो तो वहां ऑन का प्रयोग होगा। जैसे ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। ठीक, यानी सप्ताह के 7 दिनों में से कोई भी दिन होगा तो किसी भी दिन के पहले किसका प्रयोग करोगे आप? ऑन का। ठीक, दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑन का प्रयोग किसके साथ करोगे? किसी भी निश्चित दिन के साथ। दूसरी बात क्या है कि कोई भी अगर जो तिथि दी गई है, जैसे अप्रैल 29, इसके पहले आपको प्रीपोजिशन भरना है तो क्या भरोगे? तो आप भरोगे ऑन। जैसे एग्जांपल समझिए, राहुला's फादर डाइड ऑन 29 फेब, मतलब राहुल के पिता की मृत्यु कब हुई? तो 29 फरवरी को। ठीक, अब ये ऑन जो है सही है अपने स्थान पे, गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी दिन या किसी भी तारीख के पहले आपको किसका प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। तो राहुला's फादर डाइड ऑन 29 फेब, ये बात हमारी सही है। अगर हम ये कहते बोले सही होगी या गलत होगी? इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947, और आपने इससे पहले प्रीपोजिशन लगाया है एट, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो आपको समझना होगा कि जब किसी दिन का नाम दिया गया हो या कोई तिथि आई हो तो दोनों के पहले आप इससे किसका प्रयोग करोगे? ऑन का प्रयोग करोगे। अब अगली बात समझते हैं हम इन और ऑन के बारे में। ठीक, इनका इस यहां पर क्या यूज है? ध्यान दीजिए भाई, इनका प्रयोग क्या है? तो इनका प्रयोग होता है कि जब किसी भी चीज के अंदर आप अस्थायित्व देखते हैं, यानी जैसे कहा जाए कि वह कमरे के अंदर है, वह बस के अंदर है, तो जब किसी भी चीज के अंदर कोई अस्थायित्व होगा, यानी बिना मोशन के कोई चीज बैठी होगी, रखी होगी, तो उस कंडीशन में आप इनका प्रयोग करोगे। इनका प्रयोग मैं के अर्थ में होता है, जैसे मैं गाड़ी में हूं, ठीक, मैं बस में हूं, मैं कमरे में हूं, इत्यादि चीजों के लिए आप मैं के अर्थ में इनका प्रयोग करते हो। जैसे आपसे कहा जाता है गाड़ी में, कार में, बस में, कमरे में, etc। इन जगहों पर आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो स्थिति है, वो आप बिना मोशन के होते हैं। मतलब हो सकता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चल रही हो या रुकी हो, लेकिन गाड़ी के चलने से आपकी गति नहीं हो रही है, गाड़ी गति कर रही है, ना कि आप गति कर रहे हैं। तो इस चीज को कतई अन्यथा मत लीजिएगा कि गाड़ी में अगर जब बैठे तो गाड़ी चल रही है तो मोशन तो हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आप मोशन नहीं कर रहे हैं, मोशन कौन कर रहा है? गाड़ी कर रही है। कार मोशन कर रही है, ना कि आप मोशन कर रहे हैं।
समझ में आई बात? तो इन जगहों पर जब मे का अर्थ होता है और हम किसी चीज से कवर अप होते हैं, जब ढके हुए होते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं हम? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बातचीत की भाषा में तो कह देते हैं, आपके किसी दोस्त का फोन आता है और आप कहते हैं, आपसे पूछता है आप कहाँ हैं, तो आप कहते हैं कि बस पर हैं। ठीक, बस पर है का अर्थ क्या होता है कि बस के ऊपर है। ठीक, बस पर का अर्थ क्या होगा? बस के ऊपर, जो कतई गलत है। आप बस पर नहीं होते हैं, कहां होते हैं? बस में होते हैं। ठीक, तो कमरे पर हैं, आप ये भी बताते हैं फोन पर कि कमरे पर है भाई, कमरे पर, तो कमरे पर नहीं होता, क्या होता है? कमरे में होता है। कमरे पर करोगे तो या तो ऑन करोगे या तो ऐड करोगे, बोलोगे गलत तो करोगे गलत। ठीक, बोलोगे सही तो करोगे सही। तो कमरे पर नहीं भाई, कमरे में। बस पर नहीं, बस में। तो हर जगह जहां आप में का प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, वहां पर इन का प्रयोग होगा। ठीक, तो क्या होगा भाई? इन द बस, इन द कार, ठीक, इन द रूम। ओके, इन चीजों का प्रयोग होगा। अब किसी चीज के ऊपर अगर जो हम होते हैं, जैसे जिन कुछ चीजों को हम राइड करते हैं, कुछ चीजों को ड्राइव करते हैं। ठीक, बात समझिएगा हमारी, किन चीजों को हम राइड करते हैं और किन चीजों को हम ड्राइव करते हैं। जो हमारे वैसे वाहन होते हैं जिनमें हम कवरिंग की पोजीशन में होते हैं, जैसे कि जितनी हमारी 4 व्हीलर्स हैं, ठीक, तो उनमें हमें कवरिंग के सेंस में होते हैं, उनमें हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उनके लिए इनका प्रयोग होगा। ठीक, लेकिन जिन पर हम सवारी करते हैं, जैसे साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार या घुड़सवार, तो इन चीजों के लिए ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा भाई? ऑन का प्रयोग। जैसे ऑन साइकिल, ऑन हॉर्स, ऑन मोटरसाइकिल, ऑन साइकिल। ठीक, इन चीजों को आपको समझना है। ड्राइव किसे करोगे आप? ड्राइव करोगे जिनमें आपको कवरिंग सेंस में आप बैठे हुए होंगे, जिनमें आप एक कवरिंग दायरे में बैठे हुए होंगे। और राइड किन्हें करोगे आप? जिन पर सवार लिखा मिलता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको घुड़सवार लिखा मिलेगा, आपको साइकिल सवार लिखा मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल सवार लिखा मिलेगा, या इनके लिए चालक शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये चीजें राइड की जाती हैं, ना कि ये चीजें ड्राइव की जाती हैं। ठीक, कभी कभी इंग्लिश में यही चीजें दे देता है कि मोटरसाइकिल दे दिया और क्या लिख दिया? ड्राइव। तो मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं की जाएगी, मोटरसाइकिल क्या की जाएगी? राइड की जाएगी। साइकिल ड्राइव नहीं की जाएगी, साइकिल राइड की जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अगली बात हमारी आती है अगले प्रीपोजिशन पर। अगला प्रीपोजिशन है हमारा बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग। और एमंगस्ट। बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट। अब ध्यान दीजिए, बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का अर्थ क्या है, एमंग का अर्थ क्या है और एमंगस्ट का अर्थ क्या है। ठीक, पहले इस बात को समझ लीजिए। बिटवीन का अर्थ बीच में, एमंग का अर्थ भी बीच में, एमंगस्ट का अर्थ भी बीच में। यानी इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक, अब कहां हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, कहां हम एमंग का प्रयोग करेंगे और कहां हम एमंगस्ट का प्रयोग करेंगे? जब कोई चीज दो लोगों के बीच में बांटी जाए या दो लोगों के मध्य में हो। ठीक, जैसे मैंने कहा कि सुमित अपने माता पिता के बीच में बैठा है, तो माता और पिता कितने लोग हुए? 2 लोग हुए। ठीक, 2 लोगों के बीच में सुमित है। तो जब कोई चीज 2 लोगों के बीच में बांटी जाए, रखी हो,
या कुछ भी कोई भी कंडीशन बने दो के बीच में की, वहां बिटवीन का प्रयोग। मोर देन टू पर्संस, जब दो व्यक्तियों से ज्यादा के बीच में बांटी जाए या के बीच में हो तो एमंग का प्रयोग। एमंगेस्ट का कहां करेंगे, क्योंकि या तो दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे। एक को तो कोई चीज बांटी नहीं जा सकती भाई, क्योंकि एक को क्या बांटोगे, एक है तो सारा का सारा उसी का है, एक में बटेगी नहीं। तो या तो दो में बांट सकते हो आप, या तो मोर देन टू पर्संस यानी कि दो से ज्यादा में बांट सकते हो। तो एमंगेस्ट का क्या कोई मतलब ही नहीं, यूजलेस है ये, बिल्कुल नहीं। एमंगेस्ट का भी अपना यूज है। ध्यान दीजिए, जब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो बिटवीन के साथ हमारा एक कंजक्शन यूज होता है एंड। बिटवीन के साथ आपको याद रखना है हमेशा क्या यूज होता है, एंड। ठीक, बिटवीन के साथ कोई और चीज नहीं यूज होगी। जैसे आप लिख सकते हैं कि रीना इज सिटिंग बिटवीन हर मॉम एंड डैड। रीना अपनी मां और पिता के बीच में बैठी है। तो ध्यान दीजिए, बिटवीन के साथ कंजक्शन आपने क्या यूज किया है, एंड। बहुत खास रूल है बिटवीन के साथ एंड का, क्योंकि जब आप बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। और बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ये आपको याद रखना है कि लेट या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन, लेट और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। चाहे वो जो प्रोनाउन हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, किसी से भी बना हो, हमेशा किस केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कब, जब वो लेट के बाद आएगा या वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा। तो यहां फिलहाल वैसी बात नहीं है, यहां आपको इतना सिर्फ समझना है कि बिटवीन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन एंड का करते हैं। जिससे एग्जांपल और लिखिए, अगला एग्जांपल है आपका, रामू जी स्टैंडिंग बिटवीन राजा एंड वरुण। क्या कहा जा रहा है कि रामू जो है राजा और वरुण के बीच में खड़ा है। ठीक, बिटवीन के साथ आपने क्या लगाया, फिर से देखिए, एंड। बिटवीन के साथ किसका प्रयोग किया आपने, एंड का प्रयोग किया। ये बहुत खास बात है, आपको इस पर विशेष गौर करना चाहिए कि बिटवीन के साथ क्या लगाना है, आपको एंड लगाना है। चलिए आगे समझते हैं एमंग के बारे में। एमंग का प्रयोग कहां होगा, तो एमंग का प्रयोग जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि एमंग का प्रयोग होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। जैसे आपसे कहा जाए डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स एमंग द चिल्ड्रन, तो ये बात सही है या गलत है? ध्यान दीजिए, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शब्द के लिए हमने किसका प्रयोग किया है भाई, एमंग का। क्यों? क्योंकि दो बच्चे होंगे तब भी वो चिल्ड्रन कहे जाएंगे, दो से ज्यादा होंगे तब भी चिल्ड्रन कहे जाएंगे। ठीक, एक बात और है, कभी कभी हम सोचते हैं कि चाइल्ड का प्लूरल जो है वो चाइल्ड्स होता है, या चिल्ड्रन समझ लेते हैं। थोड़ा फोकस पर करते हैं, तो भाई ना चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स होता है और ना चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस होता है।
चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। चिल्ड्रंस हम बोलते जरूर हैं, बट वो चिल्ड्रंस ये नहीं लिखा होता है, वो क्या लिखा होता है चिल्ड्रंस, ये एपोस्ट्रोफिस लगा होता है, जिसका मतलब होता है बच्चों का या बच्चों की। बात समझ में आई? तो चिल्ड्रंस सिर्फ आप एस जोड़ दोगे तो नहीं होगा, जबकि एपोस्ट्रोफी एस जोड़ोगे तो क्या मतलब उसका निकल के आएगा, बच्चों का या बच्चों की। तो ये बात भाई सही होती है, ये भी गलत है, और अगर जो आप चिल्ड्रंस वैसे लिखोगे तो भी गलत है। तो यहां कहा गया डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स एमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में पेने बांट दीजिए। ठीक, तो एमंग का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि बच्चे पता नहीं दो हों या दो से ज्यादा हों। ठीक, वैसे तो बच्चे दो ही अच्छे, बट यहां एमंग के साथ आपने किसका प्रयोग किया? चिल्ड्रन का। मतलब चिल्ड्रन जो है वो आपने क्या माना कि मोर देन 2 पर्सन, यानी कि दो से ज्यादा होंगे। तो जब दो से ज्यादा होंगे तो किसका प्रयोग होगा? एमंग का प्रयोग होगा। अब एमंगेस्ट का प्रयोग कहां होगा, आइए समझते हैं। एमंगेस्ट समझिए भाई, ध्यान दीजिए, जब एमंग का हम प्रयोग करते हैं तो दो से ज्यादा के लिए होता है। एमंगेस्ट का प्रयोग भी दो से ज्यादा के लिए ही होता है, लेकिन शर्त यह है कि एमंगेस्ट तब हम प्रयोग करेंगे जब जो हमारा प्रोनाउन है या हमारा जो नाउन है उसका पहला लेटर कोई वॉवेल हो। ऐसे आपको बात हो सकता है कम समझ में आए, एग्जाम्पल के तहत बेहतरीन समझ जाएंगे। जैसे कहा जाए डिस्ट्रीब्यूट दीज नोट्स एमंग अस। अब आपने देखा अस का ये जो प्रोनाउन है अस का पहला लेटर क्या है? वॉवेल। तो जब कोई पहला लेटर वॉवेल मिलता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? एमंग, ना एमंगेस्ट। किसका करेंगे? एमंगेस्ट का। तो यही चीजें आपकी खास है। ठीक, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी बातें अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में भी इसी प्रकार हम जानेंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन कहां प्रयोग होती है। आप सभी के लिए ये क्लास यूजफुल है, और इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, आप इस क्लास की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस इसी बात के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।